वेल आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो है क्लॉजेस कि क्लॉज ये एक नया टॉपिक है जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम किस तरह से करें। वेल क्लॉज जानने से पहले हमें कई चीज़ों को और पूछना पड़ता है। जैसे मैं आपसे वैसे कहने के लिए बोल सकता हूँ he thought that he would win, या सेंटेंस अगर मैं बोलूं you can come whenever you like, या मैं बोलूं he is the man who is responsible for this situation। अब यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने और इसमें मैं बोलूँ कि आप क्लॉज निकालिए, तो अब वैसे बोला जाए तो ही थॉट दैट ही वुड विन, ये क्लॉज है। यू कैन कम, क्लॉज 2 हैं। यू कैन कम वेन एवर यू लाइक, ही इज़ द मैन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। तो ये इसमें देखा जाए दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन ये एक आंसर होगा, आपको एग्जाम में इस तरह सेंटेंस दिया होगा और आपसे कहा जाएगा उसमें से क्लॉज निकालिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालिए और फिर बताइए कि वो नाउन है। फिर से पूछेंगे आपसे कि वो नाउन है, क्लॉज है, या एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट, या एडवर्ब क्लॉज है। ये आपसे कहा जाएगा बताने के लिए। तो ये आपका एक्चुअल में दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन इसको जानने के पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जानने के पहले आपको कई सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के आप सीधे टॉपिक पे आ पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और 1 बाय 1 करके आपको बताने का प्रयास करूँगा कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको क्या बोलते हैं और फिर कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है। ओके, तो पहले 2-3 चीज़ समझ जाइए। पहली चीज़ सबसे पहले कि एक सेंटेंस होता है, राइट। अब सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं? सेंटेंस के अंदर एक कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको मिला करके आप सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या ही इज़ माई फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है और ये एक दूसरा हिस्सा है, ये सब्जेक्ट है, ये दूसरा हिस्सा है। एक उसमें सब्जेक्ट, सेंटेंस में आमतौर पर एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होती है और फिर आगे चीज़ें होती हैं। कहा जाए तो ये हिस्सा सब्जेक्ट कहा जाएगा और ये हिस्सा प्रेडिकेट कहा जाएगा। प्रेडिकेट कह लीजिए या कह लीजिए सेंटेंस का बाकी का हिस्सा। लेकिन ये जानने के पहले आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें कैसे बनती हैं। सबसे छोटा यूनिट होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं? लेटर्स। लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स का मतलब होता है A, B, C, D, E, F, जो ये 26 जो आपके लेटर्स होते हैं, ये ए से लेकर के जेड तक, A, B, C, D, E, F, G, इसको लेटर्स बोलते हैं। पहली चीज़, सबसे छोटा यूनिट लेटर्स होता है। फिर दूसरा आता है वर्ड। किसे कहते हैं? वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप इसे बोलें तो ये गलत है, ऐसा नहीं। इसमें मेन चीज़ है
मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको बोलते हैं वर्ड। जैसे कि अगर मैं बोलूं ATVJ, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट मीनिंग अगर देखा जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर मीनिंग कोई भी नहीं है, तो इसको आप वर्ड नहीं बोलेंगे। वर्ड में एक मीनिंग निकल के आना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए, देयर शुड बी सम मीनिंग, सम सेंस, करेक्ट। जैसे कि देखो WORD, इनका मतलब हुआ शब्द। जैसे आपने बोला LIKE, 4 इसमें लेटर्स है, इसको मिला के अपना लाइक, इसका मतलब हुआ पसंद, राइट, करना या पसंद कर ली, जो भी कुछ कह ली, राइट ना। इसके बाद अगर आप देखा जाए LIONESS, लायनेस, इसको क्या बोलते हैं, शेरनी, राइट ना, या यूं कह लीजिए शेरनी। तो ये जब कोई कई सारे लेटर्स को मिला करके दो का भी हो सकता है, जैसे कि ON, इसका मतलब होता है ऊपर, राइट, TH, दिस, इसका मतलब होता है यह है। ये सब वर्ड्स हैं, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग किसी न किसी रूप में निकल करके आ रहा है। यानी पहली चीज़ ये हुई अल्फ़ाबेट, दूसरी चीज़ हुई वर्ड। वर्ड वो होता है जो 2, 3, 4, 5 को मिला करके एक ग्रुप बनता है, लेकिन उस ग्रुप का कोई मीनिंग होता है, कोई सेंस होता है। और वर्ड के बाद आता है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में शब्द समूह, मतलब शब्द समूह, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नो, अगेन वही सेंस, वही चीज आएगा, ये बहुत जरूरी है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, खाली ग्रुप ऑफ वर्ड से नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि दैट आई टू इन यू, ये कुछ नहीं है, ये दैट इज नॉनसेंस। क्योंकि इसमें एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका मीनिंग जीरो, कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा। जब कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगा तो इसको हम किसी भी रूप में वर्ड नहीं कह सकते, फ्रेज नहीं कह सकते। फ्रेज के लिए क्या होता है, इन द कॉर्नर, इन द स्काई, on the table, that boy, after some time, for marks, right। अब इसको अगर देखा जाए, इसमें इन एक वर्ड, द और कॉर्नर, तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इट डजंट प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग, बट इट नॉट, याद रखिएगा, नॉट कंप्लीट मीनिंग बट सम क्लियर मीनिंग, या यूं कह दीजिए सेंस। बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा अपने, लेकिन कुछ मीनिंग देगा। जैसे कि इन द कॉर्नर, कोने में। आपने बोला इन द स्काई,
आसमान माँ, राइट। आपने बोला ऑन द टेबल, टेबल ऊपर, या हिंदी में बोले तो टेबल पर। मांडवी, वो चाबी मांग रहे ना, टेबल पर। दैट बॉय, सॉरी, वो लड़का। आपने बोला आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आपने बोला फॉर मार्स, मार्स के लिए। यानी इनमें अगर आप देखें, इसको हम फ्रेज बोलते हैं, राइट। अब फ्रेज से जब ऊपर जाएंगे तब जाके सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस अब आएगा, सेंटेंस जिसे आप बोलते हैं वाक्य। वाक्य के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब, ये जरूरी है। और होने के लिए हो सकता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, नॉट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये जितना भी हो, इन सबको हम अलग बोलते हैं। ये दो ग्रुप, इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। कहने का मतलब वैसे मान के चलिए सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट का मतलब दो होता है, एक होता है कर्ता, डूअर, मतलब यानी एक सेंटेंस, एक होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है एक्शन करने वाला, राइट। यानी कोई ना कोई डूअर सेंटेंस के अंदर जरूर होगा, करेक्ट। और दूसरा हो सकता है, उसका मतलब होता है जिसके बारे में बात हो। जैसे कि he plays cricket here, या he does not play cricket here. He plays cricket here, या he does not play cricket here. या बोल सकते हैं he is a big man, या you are fine. तो यहां पर देखिए ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। यहां पर देखें डज नॉट प्ले वर्ब है, ये रहा सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला ही है, यहां पे एक्शन करने वाला ही है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये उसको क्वालिफाई करने वाले कहाँ एडवर्ब है, राइट ना। ही इज अ बिग मैन, ये सेंटेंस किसके बारे में है, ही के बारे में। ये सेंटेंस यू आर फाइन, यू के बारे में। यानी इन दोनों के अंदर डूअर है, एक्शन करने वाला, और इन दोनों के अंदर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है। बात यानी सेंटेंस के अंदर एक जरूरी चीज है कि एक सेंटेंस के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, निश्चित है, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक वर्ब होगा। एक वर्ब भी हो सकता है, ज्यादा वर्ब भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी है। देखा जाए पार्ट करना चाहें तो सब्जेक्ट के बाद की जो भी चीजें आती हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, राइट। अब आपसे बोला जाए कि भाई सेंटेंस की कितने प्रकार होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया चलो बता ही रहा हूँ तो कुछ और भी समझ जाइए कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो कुछ समझ में आपको चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी। आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके बताया जाएगा, राइट। हाँ, जैसे जैसे आएगा उस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखा जाए, एक होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? असर्टिव मतलब होता है वो सेंटेंस जिसके अंदर कोई डिक्लेरेशन हो,
कोई डेक्लरेशन हो। डेक्लरेशन का मतलब कोई चीज कही जाए, और वो असर्टिव नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। देखिए, नेगेटिव के अंदर नॉट आता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता, बस ये अंतर है। बाकी असर्टिव का मतलब सिर्फ बताना, कोई सेंटेंस बताना, जैसे कि धोनी हिट द बॉल हार्ड। धोनी हिट द बॉल हार्ड, ये क्या सेंटेंस है? एक अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब सेंटेंस के अंदर कोई नॉट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। धोनी क्या क्या किया? धोनी ने बॉल को खूब तेजी के साथ मारा, धोनी हिट द बॉल। और दूसरा अगर देखा जाए नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? धोनी डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस के अंदर नॉट है। धोनी डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड, धोनी ने बॉल को बहुत तेजी के साथ नहीं मारा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यानी एक होता है सेंटेंस असर्टिव, और दूसरा उसमें दो आते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको बाद में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस आएगा, तब जाके कहीं क्लॉज समझ में आएगा। फिर उसके बाद आता है, एक होता है सेंटेंस मांडवी, बच्चों को शोर ना करें। इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव का मतलब बेसिकली, अब आदेशात्मक हम बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा आदेशात्मक नहीं होता है। इसका बेसिक सेंस ये होता है कि सामने वाले को आप कोई कमांड बता रहे हैं, या कोई रिक्वेस्ट है, या एडवाइस है, या कोई चीज़ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ करने से रोकना। इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस में वैसे हम इसको आदेशात्मक भी कहते हैं। वाक्य, लेकिन इसमें कोई कमांड होगा, कोई रिक्वेस्ट होगी, जैसे कि ईट एन एप्पल एवरी डे, ये एडवाइस है। हर रोज एक एप्पल खाइए, एडवाइस है, ये भी हो गया इंपेरेटिव। दूसरा, डोंट टॉक लाउडली, ये कमांड है, तेज बात मत करो, प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं। फिर है प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी कृपया मदद कीजिए, ये है रिक्वेस्ट। एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट। ईट एन एप्पल एवरी डे, डोंट टॉक लाउडली, प्लीज हेल्प मी। इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि बी क्वाइट, प्लीज लगा दो रिक्वेस्ट, प्लीज ना लगाऊं तो कमांड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, जैसे कि वाक्य, जैसे कि वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, राइट? Who is Mr. John, right? Do you
नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हैं? अब ये वाई से है, सॉरी, ये हु से है और ये हेल्पिंग वर्ब से। इन सब को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर प्रश्न को पूछा जाए, राइट। इसके बाद एक आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आप उद्गारवाचक बोलते हैं। उद्गारवाचक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर को उद्गार व्यक्त करें, जैसे व्हाट अ बुक इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ बुक इट इज, हाउ नाइस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर व्हाट अ बुक, हाउ नाइस, या हम बोलें ओह ही इज डेड, ये सब उद्गारवाचक वाक्य जिसके अंदर कोई ना कोई उद्गार निकाला जा रहा है। ओके, अब इसके बाद से अब आपको मालूम होना चाहिए, एक बड़ा सिंपल सा ये हो गया। अब इसके बाद से देखा जाए, अब इसके अंदर कई बार अब चीज़ों को बढ़ाते कैसे हैं, तब जाके इसमें कई कई जगह हम फ्रेज लगा सकते हैं, कई कई जगह हम इसके अंदर फिर जाके और चीज़ों को हम जोड़ना इसके अंदर सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बोलूं कि इसके अब कई जगह फ्रेज का यूज कर सकते हैं हम, जैसे बनाते हैं उसके बाद क्लॉज आ जाएगा। राम, अगर मैं सेंटेंस बोलूं अब देखिए, अब इसमें देखा जाए तो ये यहाँ तक सेंटेंसेज आ गए। अब इसके अंदर अब मैं बता रहा हूँ फ्रेज को हम किस तरह से लेकर के आते हैं, राइट ना। फ्रेज को आप देखिए किस तरह से लेकर के चलते हैं, राइट। अगर मैं बोलूं ही इज वेल्दी, ही इज वेल्दी क्या हुआ? ये सेंटेंस है जिसके अंदर इसको आप क्या बोलेंगे, एक वर्ड है। ही इज वीक, राइट। फिर आपने बोला इट इज सरप्राइजिंग, मैं अब जस्ट बता रहा हूं, इट इज सरप्राइजिंग। आई डू नॉट नो इट। अब यहां पर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक एक वर्ड में आ रहे हैं, एक एक जो मैं अंडरलाइन कर रखा है, सारे सारे वर्ड एक एक वर्ड्स में। अब इसको हम बड़ा करना चाहें तो ही इज़ वेल्दी को हम चाहें तो कह सकते हैं ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। चीज़ वही है, ही इज़ अ मैन। अब यहाँ कर दे ही इज़ वेल्थ, एक वर्ड को आपने अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ कर दिया, ये हो गया फ्रेज। उसी प्रकार से ही इज़ वीक, तो इसकी जगह हम कर दे रहे हैं ही इज़ ए मैन possessing no
स्ट्रेंथ, ही इज अ मैन possessing नो स्ट्रेंथ, जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये भी एक फ्रेज हो गया। इट इज सरप्राइजिंग, व्हाट इज सरप्राइजिंग? हिज रिजल्ट, हिज बिहेवियर इज surprising. What is surprising? His behavior is surprising. I do not know what. I do not know what. I do not know. It भी कह सकते हैं, about it भी कह सकते हैं. I do not know his marks. I do not know his address, या I do not know about his marks, या about his address। तो इन सभी को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस में इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आप देखें अगर, तो हमने क्या किया है कि एक वर्ड को किस तरह से एक फ्रेज के रूप में बनाया है। अब इन्हीं फ्रेज को हम चाहें तो एक और बड़ा कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, अभी नहीं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ जो बता रहा हूँ यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में बाद में स्टार्ट करूँगा, राइट ना। यह सेंटेंस है, ही इज़, जैसे आपने बोला ही इज़ वेल्दी, इसको क्या कर दिया आपने, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, राइट। अब इसको चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ। आपने बोला जैसे ही इज वीक, आपने बोल दिया ही इज ए मैन possessing वीकनेस, या possessing नो स्ट्रेंथ। ये फ्रेज बना दिया आपने। इसी को बड़ा कर दो, ही इज अ मैन who has weakness, या a man who has, या who possesses no strength। अभी बताता हूँ इसमें क्या। अब मैं सेंटेंस को बड़ा कर रहा हूँ। आपने एक वर्ड से एक फ्रेज बनाया, अब फ्रेज से क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर एक और बड़ा कर दिया, अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ, ही इज अ मैन possessing वीकनेस, ही इज अ मैन हु हैज वीकनेस, या मैन हु possesses नो स्ट्रेंथ। जैसे बोला इट इज, आपने बोला इट इज सरप्राइजिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज सरप्राइजिंग हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग, हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग। यही था ना आपने अभी क्या किया था भाई, आपने क्या किया था, हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग। अब उसकी जगह कर दो हिज रिजल्ट इज सरप्राइजिंग। हिज रिजल्ट इज सरप्राइजिंग। इसको अगर सेंटेंस, अभी ये देखिए एक वर्ड फिर ये फ्रेज, इसको बड़ा कर दो, हिज रिजल्ट का मतलब क्या होता है, हाउ ही गॉट दिस रिजल्ट, हाउ ही गॉट दिस रिजल्ट इज सरप्राइजिंग। आपने इसको बड़ा कर दिया, हाउ ही
अब इसको कर दो, हाउ ही बिहेव्स इज सरप्राइजिंग। हाउ ही बिहेव्स इज सरप्राइजिंग, वो कैसे बिहेव करता है वो सरप्राइजिंग है। आपने बोला आई डू नॉट नो इट, आपने इसको बड़ा कर दे क्या बोल दिया, आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, या आई डू नॉट नो हिज मार्क्स। इसको आपने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दो, आई डू नॉट नो, ये देखिए ये सब कॉमन है, जो हो रहा है इसमें ही हो रहा है। आई डू नॉट नो हिज एड्रेस मीन्स वेयर ही लिव्स, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, आई डू नॉट नो what he has got, या I do not know yes what he has got, right? अब यहाँ पे या यूँ कह लीजिए और आसान कर ले, what result या marks he has got। अब अगर आप देखें अभी तक जो मैंने बताया, अभी जो यहीं पे इसको ख़त्म करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि अभी हमने क्या बताना शुरू किया कि ये सेंटेंस के अंदर वर्ड आया, उसी वर्ड को हमने बड़ा किया तो फ्रेज बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, मैन पजेसिंग वीकनेस, या हिज बिहेवियर इट इज़ सरप्राइजिंग, हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग, रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, आई डू नॉट नो इट, आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई डू नॉट नो हिज मार्क्स। इसको आपने बड़ा किया तो क्या कर दिया, आपने क्या किया, ही इज वेल्दी, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, क्या कर दिया, ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ, ही इज वीक, ही इज अ मैन पजेसिंग वीकनेस, आपने क्या कर दिया, ही इज मैन हु हैज वीकनेस, अ मैन हु पजेसेस नो स्ट्रेंथ। यहाँ क्या किया आपने, इट इज सरप्राइजिंग, हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग, his result is surprising, how he got his result is surprising, how he behaves is surprising, I do not know it, I do not know his address, his marks, I do not know where he lives, I do not know what he has got or what result he has got। अगर आप देखें तो अभी क्या किया हमने, यहीं से बताना शुरू करूँ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, तीनों में चारों सेंटेंस जो लिखे हैं, तो जैसे किया कि he is a man who has great wealth। दूसरे में क्या हुआ, he is a man who possesses no strength। फिर बोला how he got his result is surprising, और how he behaves is surprising, और फिर नेक्स्ट आया how he got his result is surprising, and फिर है I do not know where he lives, या not know what result he has got। अब इसको अगर आप देखें, इसको अगर आप बनाने जाएं तो अब इसमें आपने क्या किया है कि ही इज़ अ मैन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, हैज़ और इज़, इसका सब्जेक्ट ये है और इसका सब्जेक्ट ये है, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ही इज़ अ मैन, इज का सब्जेक्ट ये है, और पजेसेस कौन, हु है।
यहाँ पे इज सरप्राइजिंग, व्हाट इज सरप्राइजिंग, यहाँ पे गॉट कौन, ही, बिहेव्स कौन, ही, आई डू नॉट नो क्या चीज, ये पूरा का पूरा, वेयर ही लिव्स, लिव्स कौन, ही, हैज गॉट हु। तो जब आपके सेंटेंस के अंदर, अब इसमें आप देखें एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस आता है, अपने आप में एक ये सेंटेंस है और एक और है, दो वर्ब है और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, राइट। तो जब इसको आप बोलेंगे तो ये भी क्लॉज है, 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 इनको बोलते हैं क्लॉज। इसमें से क्लॉज के आधार पर तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। सिंपल में एक ही क्लॉज होता है और कंपाउंड में दो क्लॉज होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट होता है और एक मेन क्लॉज होता है। आपको एक्चुअल में सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज वाले इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में सिंगल वर्ब जो शुरुआत में है, फिर उसके बाद से कंपाउंड सेंटेंस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और कॉम्प्लेक्स भी नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और वर्ड से फ्रेज कैसे बनता है, फ्रेज से सेंटेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनता है। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।